हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी स्टेज 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए बायोलॉजी के चैप्टर सेल एंड टिश्यूज़ का एक मेजर टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस में हमने सेल के कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सेल के एक और कंपोनेंट के ऊपर जो कि है न्यूक्लियस। तो आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर। सो आई होप आज के इस सेशन का टारगेट सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि है सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब देखो, न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है कि द न्यूक्लियस इज द मोस्ट conspicuous and the largest organelle of a eukaryotic cell. It is generally centrally located. इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल की, तो एक यूकैरियोटिक सेल में उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। ऐसा है कि आपको इस पूरे चैप्टर में ना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ बातें करनी है, इनके फीचर्स पढ़ने हैं, आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। तो हाँ, अभी तक हमने सच जो प्रॉपर टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल का एंड यूकैरियोटिक सेल का, वो हमने अभी तक नहीं उठाया है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, सेल के कंपोनेंट्स पढ़ते जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जितने भी डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, उन सभी डिफरेंसेस को हम ग्रेजुअली कवर करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में समझाया है कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, पुराने ज़माने के सेल्स, एंड यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या है, नए ज़माने के सेल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम जो पुराने ज़माने के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाए जाते हैं। कौन? तो बैक्टीरिया। बढ़िया एग्जाम्पल है क्या, बैक्टीरिया का। भाई बैक्टीरिया के लिए तो ये बोला जाता है, ये माना जाता है कि यही वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सबसे पहले प्लैनेट अर्थ पर रहने आए थे। इसके बाद में और ऑर्गेनिजम्स आते गए। इसका मतलब क्या कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो डेफिनेटली बहुत ही पुराने ज़माने के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उनकी बॉडी को बनाने के लिए जाहिर है सेल्स लगे होंगे। तो किस तरह के सेल्स लगे होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स लगे होंगे। इतना क्लियर है? चलो अब देखो, यहाँ पे एक और आप बोल सकते हो कि स्पेशल फीचर मिल गया आपको यूकैरियोटिक सेल का, कि यूकैरियोटिक सेल्स में आप बोल सकते हो कि उनका जो न्यूक्लियस होता है, अगर मैं बात करूं एक यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, उसका लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि मैम अगर हम यूकैरियोटिक सेल में ऐसा बोल रहे हैं तो क्या हम ये बात प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं बोल सकते कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी, सपोज आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उस सेल में उसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट ऑर्गेनल। भाई जो चीज आप यूकैरियोटिक सेल के लिए बोल रहे हो, क्या वही चीज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, पता चलेगा, है ना। जैसे जैसे इस सेशन में हम आगे बढ़ते जाएंगे पता चल जाएगा आपको कि हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। खैर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके ऊपर क्या लिखा है कि इट इज द मोस्ट कंस्पिक्यूअस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, देखो सेल तो बहुत ही छोटा सा होता है ना, तो आप उसको नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हो। जाहिर है आपको क्या करना पड़ेगा, सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम माइक्रोस्कोप से किसी सेल को देखते हैं तो उसमें सेल का जो साइटोप्लाज्म है और उसका जो न्यूक्लियस है वो एकदम क्लियरली दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता कि हम कभी भी किसी सेल को देख रहे हो और उसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे छुप के बैठा हो कि हम तो जो है ना ऑब्जर्वेशन में आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस आप बोल सकते हो कि एकदम क्लियरली विजिबल होता है। कंस्पिक्यूअस का मतलब क्या है, क्लियरली विजिबल।
तो जब भी हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके ऑब्जर्व करते हैं तो सेल का जो न्यूक्लियस है वो एकदम क्लियरली दिखाई देता है, प्रॉपरली विजिबल होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम न्यूक्लियस के लिए आपने बोला कि ये क्लियरली विजिबल होता है, तो क्या सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, तो उनको देखने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सेल में वाकई में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उनको देखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत एज इन हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हम डाल देते हैं उनके ऊपर कुछ कलर, डाई डाल देते हैं, बेसिकली हम स्टेनिंग कर देते हैं। तो जो भी आपने कलर डाला है उस कलर को वो स्ट्रक्चर क्या करता है, ले लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और माइक्रोस्कोप के नीचे फिर आराम से दिख जाता है। ये बेसिकली क्लास 9th के लेवल पर हो सकता है कि आपने अपने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी परफॉर्म करी हो कि किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा हो। क्लास 9th में जो अनियन सेल्स होते हैं, जो चीक सेल्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। एक्टिविटी होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, स्कूल लेवल पे आपने ज़रूर किया होगा। क्या करते हैं कि प्याज का जो छिलका होता है उस छिलके से एकदम पतली सी लेयर निकाल लेते हैं और उस पतली सी लेयर को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हैं। तो बेसिकली उस पतली सी लेयर में होता क्या है, अनियन के सेल्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे जो चीक सेल्स होते हैं, अंदर जो गाल के सेल्स होते हैं, उनको भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो मुद्दा ये है कि जब भी हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके ऑब्जर्व करते हैं तो सेल में उसका साइटोप्लाज्म और उसका जो न्यूक्लियस है वो एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस एकदम क्लियरली दिखाई देता है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको कि ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उनको देखने के लिए हमको स्टेनिंग करनी पड़ती है, डाई लगाना पड़ता है उनके ऊपर। जब वो कलर वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसके बाद में विजिबल होते हैं, दिखाई देना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में क्या बोला गया है, हाउएवर, अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि इट इज़ जनरली सेंट्रली लोकेटेड, यानी कि अगर हम बात करें किसी एक टिपिकल सेल की, तो उस टिपिकल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो सेंट्रल, मतलब आप बोल सकते हो कि सेंटर पोजीशन पे, सेंट्रल पोजीशन पे, है ना। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये क्या है, एक एनिमल सेल है। तो इस एनिमल सेल में देखा जाए तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन घबराना मत, सभी स्ट्रक्चर्स हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें मतलब अभी तक किससे होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्यों होना चाहिए, मतलब क्योंकि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना। तो जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं, जो भी हम कंपोनेंट सेल के पढ़ते जा रहे हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में तो अब आपको पता होना चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो हम सेल वॉल भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमको सेल वॉल दिखाई नहीं दे रही है। देगी भी नहीं। क्यों नहीं देगी, क्योंकि ये एनिमल सेल है ना। प्लांट सेल्स में, फंगल सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में थोड़ी ना जो है ना प्लाज्मा सेल वॉल पाई जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सेल को सराउंड करने के लिए केवल एक ही मेम्ब्रेन होती है, और जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम पे क्या होता है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो हाँ, तो अगर हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, एग्जैक्टली सेंट्रली लोकेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इस पूरे सेल में, एनिमल सेल में आपको न्यूक्लियस की पोजीशन बतानी, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि इस एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन आप कहाँ बोलोगे, तो आप इसको देख करके बोलोगे कि हाँ सही बात है, ये जो न्यूक्लियस है ये ऑलमोस्ट क्या है, सेंटर पे ही बैठा हुआ है सेल के। तो एक टिपिकल सेल में आप बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड ही होता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में, हाउएवर इन प्लांट सेल्स इट इज पुश्ड टू द साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज सेल वैक्यूल। लेकिन जब हम बात करते हैं एक प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया था कि प्लांट सेल में क्या होता है, एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसमें कि क्या भरा होता है, सेल सेप, है ना। जब मैंने आपको सेल वॉल समझाया था, जब मैंने आपको प्लाज्मोलिसिस समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर का जो भी पानी होता है, जो भी सॉल्वेंट होता है, कहाँ, स्पेशली उसके सेल सेप में, वो क्या होता है, धीरे 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 बाहर निकलने लगता है। तो आप बोल सकते हो कि जो पूरा का पूरा सेल है, टू बी मोर स्पेसिफिक, जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या, पूरा सेल एक्सक्लूडिंग इट्स सेल वॉल,
यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स हैं, इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। हमने सिर्फ हटाया किसको है? सेल वॉल। तो पूरा सेल एक्सक्लूडिंग इट्स सेल वॉल क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो जैसे ही हम एक प्लांट सेल को कहाँ रखते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट बेसिकली आप बोल सकते हो कि श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि जो सेल वॉल है वो तो रिजिड होती है, तो वो तो अपनी जगह पे मतलब अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो जैसे जैसे आप बोल सकते हो कि सेल के अंदर का कंटेंट सिकुड़ेगा, श्रिंक होगा, सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती जाएगी? सिकुड़ती जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाई थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में एक बड़ा सा बोरा होता है, सेंट्रल वैक्यूल जिसको हम बोलते हैं। सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बोरा इतना बड़ा है कि उसको प्लांट सेल में जो है ना उसके बिल्कुल बीचों बीच ही आना पड़ता है, ठीक है। तो एक बड़ा सा बोरा होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, जिसमें कि सेल से भरा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि क्योंकि प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, तो आप बोल सकते हो कि बेचारे प्लांट सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियर होता है, उसको जो है साइड में शिफ्ट हो जाना पड़ता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस को आप बोल सकते हो कि कोई मज़े नहीं आ रही होती है साइड में जाने के लिए। न्यूक्लियस तो बोलता ही है कि मुझको सेल के एकदम सेंटर में रखो, लेकिन हुआ क्या? प्लांट सेल में प्रॉब्लम हो गई कि बीच में देखो इतना बड़ा मोटा सा क्या आ चुका है? सेंट्रल वैक्यूल आ चुका है। तो बेचारा प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो देखो कैसा साइड में दुबक करके बैठा है, साइड में शिफ्ट हो जाता है। आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से। तो पोजीशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। फिर क्या बोला गया है कि न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल फॉर रेगुलेटिंग द सेल एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब मुद्दा ये आता है कि मैम हम न्यूक्लियस को पढ़ ही क्यों रहे हैं? चलो अगर पढ़नी थी तो इतना पढ़ लेते, और आगे क्यों हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे? ऐसा क्या है न्यूक्लियस में? तो भाई न्यूक्लियस में आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन रहती है। ज़रूरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है, आगे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला है कि पापा की हाइट लंबी है, तो बच्चे की हाइट भी क्या हो गई? लंबी हो गई। तो भाई ये कैरेक्टर किसका था? पापा का था। जैसे पापा की हाइट लंबी है, मम्मी की हाइट छोटी है, लेकिन जो उनका बच्चा हुआ उसकी हाइट क्या हो गई? लंबी हो गई। अब मुद्दा ये है कि हाइट लंबी होना जो कैरेक्टर है वो तो पापा का था, लेकिन फिर वो बच्चे में कहाँ से आ गया? तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना कि हाइट अगर होनी है तो कैसी होनी है? छोटी होनी है, बड़ी होनी है, इसकी आप बोल सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियस में पाई जाती है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है भाई? हमारे बॉडी सेल में। हमारे बॉडी में तो इतने सारे सेल्स होते हैं, आप कोई भी एक छोटा सेल उठा लो, उसमें आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस में क्या मिलने वाली है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस तरीके से जो कुछ फीचर्स होते हैं, जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, कैसे माँ बाप से बच्चों में चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस हमारे लिए देखा जाए तो न्यूक्लियस के और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम न्यूक्लियस को पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में आप बोल सकते हो कि हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं। वो मटेरियल्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, इनहेरिट होते हैं माँ बाप से, किसमें? बच्चों में, और उनके बच्चों में भी चले जाएंगे। फॉर रेगुलेटिंग सेल एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। आई बात समझ में? अभी और क्लियर होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना और क्लियर होता जाएगा। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखो, अभी हमने यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करी थी, अब हम एक स्पेशल फीचर पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का। क्या है वो? डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। एल्यो, क्या बोला गया यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में? कि उनके पास जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर एनवलप होती है
वही नहीं होती है। एक बात बताओ, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में ये चीज़ समझाई है कि सपोज आपके पास क्या है, देखो मैंने यहाँ पे बोला कि देखो मैंने यहाँ पे बना दिया क्या, एक साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने सेल का न्यूक्लियस भी रख दिया, और फिर मैंने आपसे बोला कि देखो ये क्या बन गया, सेल बन गया। तो आप बोलोगे कि मैम ये कैसा सेल है, और ये सेल तो हमको सेल लग ही नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या बनाया है आपने। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रही हूं कि नहीं, ये सेल ही है। देखो मैंने सेल का साइटोप्लाज्म बनाया, मैंने सेल का न्यूक्लियस भी बनाया, तो दिख नहीं रहा क्या आपको सेल? आप बोलोगे नहीं मैम नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा सेल। अब दिखा? क्यों दिखा सेल? क्योंकि अब मैंने सेल को सराउंड करने वाली जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना दी है। सेल को सराउंड करने वाली जो सेल मेम्ब्रेन है वो मैंने बना दी है, तो आपको एक इंडिविजुअल सेल नजर आ गया होगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को भी सराउंड करने वाली क्या होती है, एक न्यूक्लियर एनवलप होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर एनवलप होता है। एनवलप हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस न्यूक्लियर एनवलप में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर वाली और एक इनर वाली। तो सेल में आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप होती है। लेकिन एक मुसीबत हो गई, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्या मुसीबत हो गई कि इनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस है ही नहीं, गायब है। ये मत बोलना कभी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होते ही नहीं है, गलत हो जाएगा ये जवाब, है ना। आपको ये बोलना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस ना होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस का जो अंदर मटेरियल है वो भी एब्सेंट हो जाना, जबकि ऐसा नहीं होता है। भाई प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो तो बकायदा पाया जाएगा, लेकिन उस न्यूक्लियर मटेरियल को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो ही गायब है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्या अब आपको समझ में आया कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो हमने बात करी थी कि यूकैरियोटिक सेल में उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, उसका एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल है, लेकिन ये सेम चीज हम प्रोकैरियोटिक सेल में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर एनवलप है वही नहीं है। तो जब न्यूक्लियस में वेल ऑर्गेनाइज्ड जब प्रोकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा ही नहीं, तो आप कैसे बोलोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में उनका न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनल है? नहीं बोल सकते हो, है कि नहीं। तो देखो अब आज के इस सेशन में आपको प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो एक और बेसिक डिफरेंस है वो हमने देख लिया, वो मैंने आपको बता दिया कि यूकैरियोटिक सेल में उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि वेल डिफाइंड, है ना, आप बोल सकते हो कि वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता? तो न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर एनवलप है वही गायब होती है। आई बात समझ? चलो, तो अब अगर न्यूक्लियर एनवलप नहीं है तो फिर क्या होगा? They have a nucleoid। अगर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड होने का मतलब क्या है कि विच इज हाईली फोल्डेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट अ मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए टेस्ट नाम सुना होगा कि अगर किसी के मतलब किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना है ना, तो हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं फॉरेंसिक वाले। या अगर पता करना है कि ये किसका बच्चा है तो उसके लिए भी डीएनए टेस्ट किया जाता है बच्चे का माँ बाप के साथ, है कि नहीं। तो ये डीएनए कहाँ पाया जाएगा? ये डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में ही। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवलप नहीं है तो फिर क्या पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में हाईली फोल्डेड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट अ मेम्ब्रेन। तो ये जो आपके पास पूरा एक आप बोल सकते हो कि सेटअप बना है कि आपके पास क्या है, हाईली फोल्डेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है विदाउट मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो हमेशा दिमाग में अपने ये चीज़ बिठा लो, मतलब हमेशा के लिए कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, माना कि उनके पास
न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल दोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। गलत है ये बात, बिल्कुल गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसकी जगह पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। NuCleoid, न्यूक्लियोइड पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ न्यूक्लियस के बारे में और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जनरली देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, सच सेल्स आर कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट। जनरली अगर हम बात करेंगे तो एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है और ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं। सम सेल पोजेसेस टू न्यूक्लियाई, दीज आर टर्म्ड एज बायन्यूक्लिएट। अब कुछ देखो, देखा जाए तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं अपनी मर्जी के, वो सेल्स क्या करते हैं? दो न्यूक्लियस पोजेस करते हैं। सिंगुलर होता है न्यूक्लियस एंड प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। अगर दो न्यूक्लियस है तो उनको आप बोलोगे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोरल से नहीं होता। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सम सेल्स पोजेसेस टू न्यूक्लियाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायन्यूक्लिएट। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआन, पैरामीशियम, इन सब में दो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस, एक छोटा वाला न्यूक्लियस और एक बड़ा वाला न्यूक्लियस। सम सेल्स पोजेस मोर देन टू न्यूक्लियाई, दे आर टर्म्ड मल्टीन्यूक्लिएट। अब कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका पेट आप बोल सकते हो कि दो न्यूक्लियाई से भी नहीं भरता, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट बोलते हैं। एक सेल जिसमें कि एक न्यूक्लियस है वो हुआ क्या? यूनिन्यूक्लिएट। एक सेल जिसमें कि दो न्यूक्लियाई हैं उसे आपने बोला मल्टीन्यूक्लिएट, और एक सेल जिसमें दो से ज्यादा न्यूक्लियाई हैं उन्हें हम बोलेंगे क्या? एक मिनट, एक सेल जिसमें कि एक न्यूक्लियस है उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिन्यूक्लिएट। एक सेल जिसमें कि दो न्यूक्लियाई हैं उन्हें हम बोलेंगे बायन्यूक्लिएट, और वो एक सेल जिसमें कि दो से ज्यादा न्यूक्लियाई हैं उन्हें हम बोलेंगे मल्टीन्यूक्लिएट। एक है तो यूनि, दो है तो बाय, और दो से ज्यादा है तो मल्टी। ठीक है, चलो। नाउ द शेप ऑफ रेस्टिंग न्यूक्लियस इज यूजुअली स्फेरिकल बट इट मे वेरी इन शेप अंडर स्पेशल कंडीशंस। जब न्यूक्लियस कुछ नहीं कर रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा है का मतलब ये नहीं कि जो न्यूक्लियस है सेल का वो वेकेशंस पे चला गया है, नहीं। न्यूक्लियस आप बोल सकते हो कि हमेशा ही काम करता ही रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस को आप क्या मान सकते हो? पूरे सेल का एक हेड मास्टर। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? पूरे सेल का एक हेड मास्टर है। तो हेड मास्टर को देख करके हमको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ अपने केबिन में जा कर के बैठ जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। एक हेड मास्टर को पूरे स्कूल को कंट्रोल करना पड़ता है। तो माना कि वो अपने केबिन में जा कर के बैठ जाते हैं, लेकिन केबिन में जा कर के बैठ तो जाएंगे लेकिन उसके बाद में तमाम सारे काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस आप बोल सकते हो कि जब वो अपने एक रेस्टिंग स्टेज में रहता है तो स्फेरिकल दिखता है इन शेप में, बट इट मे वेरी इन शेप अंडर स्पेशल कंडीशंस। लेकिन आप बोल सकते हो कि स्पेशल कंडीशंस में उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। केमिकली द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 80% प्रोटीन, 12% डीएनए। इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। 5% आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड 3% लिपिड्स। तो न्यूक्लियस में आप बोल सकते हो कि केमिकली न्यूक्लियस किन किन चीज़ों का कंपोज होता है, तो आप बोलोगे 80% तो उसमें प्रोटीन होता है, 12% डीएनए होता है, और 5% क्या होता है? बेसिकली आरएनए होता है, और 3% लिपिड्स होते हैं। तो प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं। प्रोटीन तो 80% है, लिपिड कम है, 3% ही है। और न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड आप बोल सकते हो कि दो तरह के होते हैं, एक है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है कौन सा? सिंपल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए ज़्यादा है, कितना है? 12% है, और आरएनए कितना है? 5% है। ठीक है ना, चलो। तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है न्यूक्लियस का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स की, या आप न्यूक्लियस का उसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, है ना। हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर के एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं या न्यूक्लियस को बनाते हैं। जैसे कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सेल के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। सेल वॉल पढ़ ली,
सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, आज न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, तो ये सब कंपोनेंट्स ही तो हैं सेल के, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो, तो द न्यूक्लियस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस में? न्यूक्लियर एनवलप, जिसको कि हम कैरियोथीका भी बोलते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर सैप, या जिसको हम कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। तीसरा है क्रोमैटिन मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ है न्यूक्लियोलस और फिफ्थ है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात, मतलब एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनवलप की। भाई ये न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स टुगेदर रिफर्ड टू एज न्यूक्लियर एनवलप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये कहीं मेंशन करना हो कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब रहती है। ये नहीं बोलना है, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर एनवलप है वो गायब रहती है। एनवलप क्यों बोला जा रहा है, मेम्ब्रेन क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि एनवलप इज कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, टू लेयर्स। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ठीक है, नाउ द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर डेजिग्नेटेड एज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब जो बाहर होगी उसका नाम होगा आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर होगी उसका नाम होगा इनर मेम्ब्रेन। तो नाम को याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल ही है। जो मेम्ब्रेन बाहर होगी उसका आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर होगी उसको इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में अब क्या बोला जा रहा है? अच्छा, जो मेम्ब्रेन्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं? फ्लूइड फिल्ड स्पेस को आप बोल सकते हो कि एनक्लोज करती हैं इन बिटवीन। These enclose a fluid filled space in between called intermembrane space और perinuclear space। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनवलप में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। दोनों ही मेम्ब्रेन्स में आप बोल सकते हो कि बीच में थोड़ा सा गैप होता है, स्पेस होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे चिपक के हैं दोनों मेम्ब्रेन, कि ये रही आउटर, ये रही इनर, और अंदर क्या है? न्यूक्लियस का मटेरियल है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो बेसिकली इस गैप को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियर एनवलप की दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में पूरा आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही समझाया जा रहा है। ये पूरा क्या है? आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आप बोल सकते हो कि ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, अलग कलर से बनाते हैं, दिखाई देगा। ये क्या है? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन है। और ये वाली जो है, ये वाली, ये क्या है? अंदर वाली मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर एनवलप इज कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर वन एंड द इनर वन। आउटर वन बाहर होगी, अंदर वाली मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर होगी। अब दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच में देख लो, आप खुद ही देख लो, आपको क्या नजर आएगा? एक स्पेस नजर आएगा, एक गैप नजर आएगा। इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और क्या ये स्पेस खाली होता है? नहीं, इसमें फ्लूइड भरा होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ गया है? दीज एनक्लोज्ड, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं वो बेसिकली क्या एनक्लोज करती हैं? एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन बिटवीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस, और यू कैन से पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस में फ्लूइड भरा होता है। ईच मेम्ब्रेन रिजेंबल्स द सेल मेम्ब्रेन इन स्ट्रक्चर। हर एक मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियर एनवलप की, वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है? रिजेंबल करती है स्ट्रक्चर में। The nuclear envelope separates the nuclear content from the cytoplasm। अब मुद्दा ये है कि मैम ये न्यूक्लियर एनवलप होती क्यों है? वो इसलिए होती है क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप का काम होता है न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड रखना। अदरवाइज क्या होगा? ये रहा साइटोप्लाज्म और ये रहा क्या? न्यूक्लियस का मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो देखो, ये है सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये है क्या? उसका साइटोप्लाज्म, और ये है क्या? उसका सेल के न्यूक्लियस का मटेरियल।
अब आप इसको देख करके मुझे खुद ही बताओ कि इस पूरे सेल में साइटोप्लाज्म कहाँ है और न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ है। दिख रहा है क्या कहीं? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि न्यूक्लियस को यहाँ पे सराउंड करने वाली न्यूक्लियर एनवेलप ही भग गई, गायब है। तो अंदर का जो भी कंटेंट होगा न्यूक्लियस का वो पूरे साइटोप्लाज्म में जाकर के फैल जाएगा ना। इस वजह से आपको यहाँ पे आप बेसिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि साइटोप्लाज्म कहाँ है और न्यूक्लियस का मटेरियल कहाँ है। तो न्यूक्लियर एनवेलप का काम क्या होता है? सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आप बोल सकते हो कि जो भी कंटेंट है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड रखना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्ड क्या बोला गया है? सेपरेट, आइसोलेट नहीं बोला गया है। आइसोलेट होने का मतलब क्या है कि बाहरी दुनिया से जो एक अपना नाता है वो बिल्कुल तोड़ देना, कट ऑफ कर लेना, उसे कहते हैं आइसोलेट होना। लेकिन यहां पे बोला गया है सेपरेट। ये चीज मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइम पे भी समझाई थी कि जब हम बोलते हैं कि पूरे सेल को सराउंड करने के लिए एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करेगा? ये बेसिकली सेपरेट करेगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है? सेल के अंदर का जो भी कंटेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेटेड रखती है। आइसोलेट नहीं बोला है। आइसोलेट होने का मतलब यह है कि सेल अपनी बाहरी दुनिया से क्या हो जाएगा? एकदम अलग हो जाएगा, है कि नहीं भाई? सेल ये चीज आप बोल सकते हो कि अफोर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेल का एक अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में ना थोड़ा सा कनेक्शन बने रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सेल को चाहिए है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पाई जाएगी? सेल के बाहर, उसके एनवायरनमेंट में। अब क्योंकि सेल को सेल मेम्ब्रेन ने क्या कर लिया है? सराउंड कर लिया है। और सेल मेम्ब्रेन जो सेल है उसको बेसिकली क्या कर रही है? आइसोलेट करे दे रही है उसके एनवायरनमेंट से। अब सेल को चाहिए ऑक्सीजन जो कि उसके बाहरी एनवायरनमेंट में भर भर के है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है जो ऑक्सीजन को अंदर आने ही नहीं दे रही है सेल के। तो क्या होगा? सेल तो मर जाएगा ना, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन चाहिए है अपने जिंदा रहने के लिए। ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में थी लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर नहीं जाने दे रही थी, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली सेल मर जाएगा। अब ऐसा क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि जो सेल है वो मर ही जाए? या एग्जाम्पल ये भी मान सकते हो कि सेल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी चीज नहीं होती है सेल के लिए, उसको बाहर भेजना पड़ता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि मानने को तैयार नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही नहीं, मेरा काम है तुमको प्रोटेक्ट करना, सेल को प्रोटेक्ट करना। तो ना सेल के अंदर कुछ जाएगा ना सेल से बाहर कुछ आएगा। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना तो बनता है ना, इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने नहीं दे रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आ सकती है लेकिन आने नहीं दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सेल अपना नाता तोड़ ले अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ तो उसमें खुद ही का क्या होगा? उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को, उसके कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, ना कि आइसोलेट। सेपरेशन और आइसोलेशन में फर्क होता है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप की, तो इस न्यूक्लियर एनवेलप में आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली ये एनवेलप न्यूक्लियस के अंदर के सामान को, उसके कंटेंट को क्या कर रही है? साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है, लेकिन आइसोलेट नहीं करेगी। अगर आपने इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो आपको इसमें नजर आएगा कि मैम न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बेसिकली पूरी कंप्लीट नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें क्या करना है? अपनी नोटबुक पे कवर चढ़ाना है, तो आपने कवर चढ़ा दिया। वहीं मैंने क्या करा है? किसी दूसरे नोटबुक पे सेम जैसा आपने कवर लिया था ब्राउन पेपर, वैसे ही मैंने भी लिया है। लेकिन मैंने जो कवर चढ़ाया है उसमें क्या है? ऐसे बीच बीच में छेद है। तो आप बोलोगे कि मैम ये छेद वाला कवर है ना, इसको चढ़ाने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि जो छेद है ये हो सकता है कि और बड़े हो जाएं। बड़े हो जाएंगे तो पेपर आप बोल सकते हो कि पूरा फट ही जाएगा, तो आपकी जो नोटबुक है वो सेफ तो रहेगी नहीं, खराब हो जाएगी वो जल्दी। बात तो सही है। तो ऐसे ही आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें आपको एक कंटेनेशन दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की ये क्या है? इतनी पूरी
न्यूक्लियर एनवलप है, आउटर वाली मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, इनर वाली मेम्ब्रेन है। लेकिन ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स हैं, इनके बीच में ये बेसिकली आपको कंटिन्यूअस नहीं नजर आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें आपको बीच बीच में ऐसे होल्स, ऐसे पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो मैं बना रही हूं ये क्या है, तो न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर एनवलप की मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन्स में ये क्या है, बेसिकली पोर्स हैं। तो न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, वो न्यूक्लियर एनवलप कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि उसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि न्यूक्लियर एनवलप में आपको जो छोटे छोटे से गड्ढे नहीं, मतलब छेद दिखाई देते हैं, जो पोर्स दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। अब आप बोलोगे कि मैम इन न्यूक्लियर पोर्स की क्या जरूरत पड़ गई? बात तो वही है ना, न्यूक्लियर एनवलप का काम होता है न्यूक्लियस के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड रखना, ना कि आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना, उसका बोल सकते हो कि जैसे कि न्यूक्लियस में भी आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। अब कुछ रॉ मटेरियल चाहिए है न्यूक्लियस को। अब मुद्दा ये है कि क्या न्यूक्लियस, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर के आएगा? क्या हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, क्या वो न्यूक्लिया बाहर निकल करके पहले शॉपिंग करने जाते हैं, इसके बाद में दोबारा से आकर के जो है ना सामान लेकर के आते हैं और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर क्या होता है भाई, सेल के न्यूक्लियस को रॉ मटेरियल तो चाहिए है ना एक्टिविटी को करने के लिए, तो ये कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल? याद करो साइटोप्लाज्म वाला सेशन, वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेल में जहां पे जिसको भी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म आप बोल सकते हो कि एक स्टोर हाउस की तरह बिहेव करता है। जैसे हम नहीं महीने भर का जो राशन है वो एक साथ ला करके रख लेते हैं, थोक में सस्ता पड़ता है ना, तो महीने भर का जो राशन है वो हम इकट्ठा ला करके रख लेते हैं अपने घर के एक स्टोर हाउस में। एक फालतू सा कमरा होता है हर घर में, है ना, उस कमरे में दुनिया की तमाम सारी चीज़ें रखी होती है कि कुछ भी चीज़ जो ना खराब हो जाए तो कौन फेंके, या पूरी तरीके से खराब नहीं होती है तो वो हम क्या करते हैं, जाकर के रख देते हैं स्टोर हाउस में, उसको फेंकते नहीं है। ये क्या पता कभी किसी इस मशीन का कोई पुर्जा काम में आ जाए। भाई पूरी मशीन तो खराब नहीं हुई थी, उसका एक हिस्सा खराब हुआ था, एक पार्ट खराब हुआ था, बाकी पार्ट तो ठीक थे। तो क्या पता इस मशीन का कोई हिस्सा जो है ना कहीं किसी और किसी काम में आ जाए। सिमिलरली पूरे साल का जो राशन है वो हम एक ही कमरे में ला करके भर देते हैं, साल नहीं सॉरी महीने का, है ना, कि अब जो भी चीज़ कम पड़ती जाएगी और ख़त्म होती जाएगी, हम क्या करेंगे, स्टोर हाउस से लेकर के मतलब स्टोर हाउस जो है ना उसमें भरा हुआ है सामान, तो वहाँ से लेकर के हम आते जाएंगे। सिंपल, बार बार मार्केट में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली सेल में जब भी किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइटोप्लाज्म की। क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली एक स्टोर हाउस की तरह बिहेव करता है। एग्जैक्टली यही वर्ड हमने साइटोप्लाज्म के फंक्शन में यूज किया था कि इसमें तमाम क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो जहां भी जिसको भी किसी भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, अपने तरफ से जाएगा, खुद ब खुद जाएगा और उसको वहां पे पहुंचा देगा कि भाई देखो आपको ये काम करना था, इसके लिए आपको ये कच्चा सामान चाहिए था, मैं दे देता हूं कच्चा सामान, मेरे पास तो भर भर के है, मैं तो स्टोर हाउस हूं ना इसलिए। तो सिमिलरली अगर न्यूक्लियस के अंदर भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है जिसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो ये कहां से आएगा कच्चा सामान? साइटोप्लाज्म से आएगा, क्योंकि उसका तो काम ही है क्या, स्टोर हाउस की तरह बिहेव करना। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि स्टोर हाउस में केवल एक ही चीज मिलती है, नहीं, तमाम सारी चीजें स्टोर हाउस में मिलती हैं। जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट हो वो वहां से उठ करके आ जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है कि ईच मेम्ब्रेन रिजेंबल्स द सेल मेम्ब्रेन इन स्ट्रक्चर, द न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट्स द न्यूक्लियर कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, इट इज परफोरेटेड। परफोरेटेड होने का मतलब क्या है कि परफोरेशंस होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं, बाय न्यूमरस माइन्यूट सर्कुलर न्यूक्लियर पोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि न्यूक्लियस जो ना एकदम लालची है स्ट्रक्चर, कि वो क्या करेगा, बस
जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लेता जाएगा। भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर जाती हैं। तो न्यूक्लियस के आप बोल सकते हो कि अंदर और बाहर चीज़ों का आना जाना चलता रहता है। तो ये आना जाना चलता रहे इसके लिए क्या होता है, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो न्यूक्लियर एनवलप है उसमें परफोरेशंस होते हैं, उनमें पोर्स होते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। Now, the outer membrane bears ribosomes on the cytoplasmic side and at places is also connected with a system of membranes called endoplasmic reticulum ER. The inner membrane is however smooth. अब अगर आपने न्यूक्लियस के इस डायग्राम को और केयरफुली देखा होगा तो आपने ये पाया होगा कि मैम न्यूक्लियस की ये जो एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन के बाहरी तरफ पे कुछ ऐसे गोले गोले दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है ना, ये क्या है, बेसिकली न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन का भी आउटर वाला सरफेस, आउटर वाला सरफेस मतलब क्या, साइटोप्लाज्म वाला साइड। भाई ये न्यूक्लियस है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है अंदर साइटोप्लाज्म, और ये यहां पे मैंने क्या बनाई हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई हुई है। ये क्या है, पूरी आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवलप की। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर यानी कि इनर मेम्ब्रेन। भाई ये पूरी क्या है, ये है पूरी आउटर मेम्ब्रेन। तो इसके आउटर मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला साइड होगा उसमें आपको इनर मेम्ब्रेन दिखाई जाएगी, मतलब इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी, है ना, और अंदर की चीजें बाकी दिखाई देंगी। लेकिन मैं ये बोल रही हूं कि न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन का जो बाहर वाला साइड है, बाहर वाला साइड मतलब क्या, वो वाला साइड जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है, उसमें आपको ऐसे गोले गोले कुछ नजर आ रहे होंगे। इन गोलों गोलों को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। ऐसा लगता है जब हम सेल के न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, उसमें कुछ मोती चिपके हुए हैं। मोती चिपकने के कारण जो सरफेस है ना, आउटर सरफेस आउटर मेम्ब्रेन का, वो रफ नजर आता है। आप खुद ही सोचो ना, आप दो कपड़े बिछाओ एक जैसे बिल्कुल, एक कपड़ों पे मतलब एक जो कपड़ा है उस पे आप मोती बिछा दो और दूसरे कपड़े पे आप कुछ मत करो, तो दोनों ही कपड़ों में सरफेस किसका ज्यादा स्मूथ होगा और किसका रफ होगा। वो वाला कपड़ा जिसमें कि कुछ नहीं बिछा है, कोई मोती नहीं है, उस कपड़े का सरफेस बहुत ही स्मूथ होगा। और वो वाला कपड़ा जिसके सरफेस पे आपने मोती बिछा के रखे हुए हैं, उस कपड़े के सरफेस पे आप बोल सकते हो कि काफी रफनेस होगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन के बाहरी सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स चिपके होते हैं, जिसके कारण जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की मजे रहती है, क्यों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पे ऐसा कोई भी राइबोसोम नहीं चिपका होता है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ रहती है और आउटर मेम्ब्रेन का जो सरफेस है वो बेसिकली क्या होता है, रफ होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, साइटोप्लाज्मिक साइड में आप बोल सकते हो कि राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। अच्छा, एक और चीज कि कुछ कुछ जगहों पर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर एनवलप की, वो कनेक्टेड होती है विद अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखा जाए तो हम अपने बहुत ही जल्द इस चैप्टर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंसेप्ट को जो ना डील करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन है। ये पूरी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, मतलब न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन है। अब देखो इस जगह पर ये कुछ और मेम्ब्रेन्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे भी देखो, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर वाली, वो कुछ मेम्ब्रेन्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है, मेम्ब्रेन के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो आपको मेम्ब्रेन का सिस्टम नजर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्यार से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, पहली बात तो ये कि उसका जो आउटर सरफेस होता है यानी कि साइटोप्लाज्म वाला सरफेस, साइटोप्लाज्म वाला साइड, वहां पे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, जिसके कारण उसका सरफेस रफ हो जाता है। और साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कुछ कुछ जगहों पर, ऐसा नहीं कि हर जगह पर, है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कुछ कुछ जगहों पर मेम्ब्रेन के एक सिस्टम के साथ जुड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो आउटर मेम्ब्रेन कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ईआर क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में। ठीक है, तो पूरा मैं आपको नेटवर्क समझा रही हूं कि एग्जैक्टली न्यूक्लियस कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, कैसे कैसे फैला रहता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर सैप की, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर सैप। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्लियर होता है, नॉन स्टेनिंग होता है, फ्लूइड मटेरियल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑल्सो टर्म्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियर सैप। ये बेसिकली नॉन स्टेनिंग होता है, क्लियर होता है ना, और इसके बाद में आप बोल सकते हो कि फ्लूइड मटेरियल होता है न्यूक्लियस का। आई रिपीट, न्यूक्लियस के मतलब सेल के पास है अगर साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के पास होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म का ही नाम है क्या, दूसरा न्यूक्लियर सैप। ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस का फ्लूइड मटेरियल होता है, क्लियर होता है, नॉन स्टेनिंग होता है। इट कंटेन्स रॉ मटेरियल्स, एंजाइम्स, proteins and metal ions for the synthesis of nucleic acids, DNA and RNA and ribosomal subunits। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, कहाँ गई देखो, फिर से एक बार देख लो कि केमिकली न्यूक्लियस किस किस चीज़ का बना होता है। तो 80% तो प्रोटीन ही है, 12% DNA है, 5% RNA है और 3% लिपिड्स हैं। तो ये डीएनए आरएनए क्या होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो न्यूक्लियर सैप है, जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, काय के लिए, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए, और आप बोल सकते हो कि राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं। तो कुल मिलाकर के अब हम न्यूक्लियस के अंदर 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 बहुत अंदर अंदर जाते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवलप से, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या अच्छा, दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, फ्लूइड फील्ड होती है ये जगह। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर अब क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर सैप। ये बेसिकली न्यूक्लियस का फ्लूइड मटेरियल होता है, क्लियर होता है, नॉन स्टेनिंग होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट की, जो कि है क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, अगर हम फिर से जरा न्यूक्लियस के इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर करें तो इसके पूरे न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको ये कुछ अजीबोगरीब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि बस ऐसी ना स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। जैसे कि आप जो है ना धागे की रील से कुछ धागा ले लो, है ना, और उसको तोड़ लो और फिर इसके बाद में उस धागे को ऐसे उलझा करके रख दो, तो जो चीज वहां पे आपको दिखाई देगी वही चीज आपको न्यूक्लियस के अंदर भी दिखाई दे रही होगी। कि आपने एक धागा लिया है रील से और उसको आपने ऐसी बस रैंडमली ऐसे उलझा करके रख दिया, तो जो उलझा हुआ धागा है उसका जो पूरा अपीयरेंस है वो आपको यहाँ पे भी नजर आएगी, सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी नजर आएगी। देखो ना यहाँ पे किस तरीके से ऐसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही पतले एकदम फाइन फिलामेंट्स, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आपस में ऐसे उलझ करके ऐसे 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 फैले हुए हैं। तो ऐसे फैले हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस में उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो होता यह है कि जैसे कि हमने पहले भी चीज पढ़ी है, आगे जाकर के हम और पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से सेल डिवाइड करता है। खैर ये बात तो कंफर्म है कि सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। तभी तो हमने बोला है ना कि जो नए सेल्स है वो कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। यानी कि जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उन सेल्स से ही आते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कैसे आते हैं, तो जो
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं और फिर नए सेल्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक सेल की, ये रहा क्या एक सेल और ये रहा क्या उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में बकायदा हम क्या बनाने वाले हैं, क्रोमैटिन। ये तो अलग सा बन गया, कुछ ऐसे बनाते हैं। पहली बात तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं हम, ठीक है, चलो ठीक है। ये लो, ये क्या है, अपना सेल है, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे फैला हुआ है। अब मैं आपसे बोल रही हूं कि यही सेल क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है। अब मुद्दा यह है कि ये सेल डिवाइड कैसे करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करेगा। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है तो सेल का ये जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड करेगा, और अगर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है वो भी तो डिवाइड करेगा ना। और कैसे डिवाइड करेगा, जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये जो ऐसे फैले हुए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी तो डिवाइड करेंगे। अब मुद्दा ये है कि इनको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये तो बस ऐसी फैले हुए से कुछ थ्रेड्स है ना। कहीं ज्यादा आप बोल सकते हो कि इकट्ठा हुए हैं ये थ्रेड, कहीं कम इकट्ठा हुए हैं। इसका मतलब क्या कि अगर हमें सेल को डिवाइड करना है दो डॉटर सेल्स में, तो उनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, उनका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन अगर इस तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल उलझ करके ऐसे फंस करके बस पड़ा रहेगा तो इसका डिवीजन कैसे हो पाएगा। कुछ ना कुछ तो तरीका होना चाहिए ना कि हम क्रोमैटिन मटेरियल को भी क्या कर सकें, आराम से अच्छे से बराबर बराबर जो है इक्वली डिवाइड कर सकें। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब सेल अपने डिवीजन स्टेज में पहुंचता है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो डर के मारे क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है कि अरे यार अभी तक तो सेल जो ना रेस्टिंग स्टेज में था, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में था, तो हम क्या कर रहे थे, फैले हुए थे, मस्त अपना ही राज है। लेकिन जब सेल अपने डिवीजन स्टेट में पहुंचता है तो उस समय जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो डर जाता है, डर करके कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि क्रोमैटिन मटेरियल आप बोल सकते हो कि ये नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में फाइन फिलामेंट्स की तरह दिखाई देता है, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। These fibers lie crisscross and give the appearance of a diffuse network। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे है ना कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो बेसिकली ऐसे क्रिस क्रॉस तरीके से पड़े होते हैं और एक डिफ्यूज्ड नेटवर्क का अपीयरेंस देते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स इनफैक्ट ग्रेटली एक्सटेंडेड क्रोमोसोम्स। आप ये भी बोल सकते हो कि क्रोमैटिन फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ग्रेटली एक्सटेंडेड क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसा क्यों भाई, देखो जो मैंने आपको बात बताई थी ना अभी 2 मिनट पहले, उसी का वहां पे उल्टा बोला गया है कि क्रोमैटिन मटेरियल्स क्या अगर हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, तो वो क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। और इसका उल्टा क्या बोला गया है, रिवर्स, कि अगर आप क्रोमोसोम को खींच दोगे, एक्सटेंड करवा दोगे, तो क्या मिल जाएंगे आपके पास, क्रोमैटिन फाइबर्स मिल जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की, ठीक है ना, तो एक क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, और ये अपनी बहन के साथ में प्रेजेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, सिस्टर। बेसिकली ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है, तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपको मिलती हैं, और ये क्या बन गया, आपका क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। अब अगर इस क्रोमोसोम को, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये क्या है, एक पूरा क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरी क्रोमैटिड है। अगर मैं इन क्रोमैटिड्स को खोल दूं तो भाई मुझे ये देखना है कि क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है। तो अगर मैं इस क्रोमोसोम को पकड़ करके, इसकी जो एक क्रोमैटिड है इसको पकड़ करके अगर मैं खींच दूं तो मुझे ऐसा नजर आएगा कि जैसे ही मैंने इस क्रोमैटिड को खोला तो मुझे तो मिल गया क्या, ये पूरा क्रोमैटिन फाइबर। भाई जो धागे थे, देखो जो रील बनती है वो कैसे बनती है, जब हम धागों को, आप बोल सकते हो कि एक कार्डबोर्ड का जो सिलेंडर होता है उसमें जब हम लपेट देते हैं तो आपको एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर नजर आता है। अगर उस रील को आप क्या करो, ऐसे खोल दो, तो उसका जो पूरा धागा होगा वो पूरे में बिखर जाएगा कि नहीं बिखरेगा। यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है कि आपके पास क्रोमोसोम है,
एक क्रोमेटिड, दूसरी क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, बहन वाली क्रोमेटिड, इसको अगर मैंने क्या करा है, एक क्रोमेटिड को उठा करके ऐसे पकड़ के खींच लिया है, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, एक क्रोमेटिन फाइबर मिलने वाला है। इस क्रोमेटिन फाइबर को अगर मैं क्या करूं और खींचूं, तो मुझे यहाँ पे समझ में आएगा कि एक जो क्रोमेटिन फाइबर है, जैसे कि आप धागा देखते हो, धागे को कभी, या धागा छोड़ो, आप ना ऐसे समझो, जो वूल होती है, ऊन होती है, ऊन की जो बॉल होती है, उस बॉल में से आप क्या करो, ऊन को निकालो, मतलब ऊन का जो एक धागा है वो निकालो। जब आप ऊन के एक थ्रेड को बाहर निकालोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो जो ऊन का थ्रेड है वो कैसे बना है, बेसिकली कुछ फाइबर्स हैं जिनको कि ऐसे आपस में ऐसे लपेट दिया है, जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, तो एक के बाद एक कुछ इस तरीके से क्या हुआ है, फाइबर्स लपेटे गए, लपेट के क्या हुआ है, एक ऊन का धागा बनाया गया है। ऊन क्यों बोला है, क्योंकि ऊन मोटी होती है तो उसमें दिखाई दे जाता है। थ्रेड की अगर हम बात करेंगे तो थ्रेड तो खुद ही इतना पतला होता है, अब जिन फाइबर्स से वो बना है ऐसे घुमा घुमा के उनको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए ऊन के एग्जाम्पल से समझाया है। तो हुआ क्या कि जब हमने क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड को पकड़ करके खींचा तो हमको मिला क्या, क्रोमेटिन फाइबर। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अच्छा, क्रोमेटिन फाइबर ही क्या करता है, इकट्ठा होकर के क्रोमोसोम का क्रोमेटिड बनाता है। इस क्रोमेटिन फाइबर को जब हमने और खींचा तो हमको क्या मिला कि भाई दो चेन्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर में आप बोल सकते हो कि दो चेन्स हैं, जो चेन क्या हुई है, आपस में ऐसे उलझी हुई है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया है। इस क्रोमेटिन फाइबर में आप देख सकते हो कि जो क्रोमेटिन फाइबर है इसमें आपको एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। क्रोमेटिन फाइबर देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको बनाने के लिए दो लंबी लंबी चेन्स ली गई थी और दोनों ही चेन्स की हमने क्या करी थी, ऐसी चोटी बना दी थी। तो यहाँ पे क्या बन चुका है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन चुका है। डबल हेलिकल क्यों बोल रहे हैं भाई, देखो ना, क्रोमेटिन फाइबर को बनाने के लिए दो चेन्स लगी हैं, तो एक चेन बनाएगी एक हेलिक्स, दूसरी चेन बनाएगी, जैसे कि ये एक चेन है तो इसने बनाया क्या, एक हेलिकल स्ट्रक्चर, ये दूसरी चेन है तो इसने बनाया दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे दो हेलिकल स्ट्रक्चर बन चुके हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है डबल हेलिक्स। तो इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। अब डीएनए पे आप बोल सकते हो कि सर्टेन, आप बोल सकते हो कि फ्रेगमेंट्स होते हैं, फंक्शनल फ्रेगमेंट्स, और इन सर्टेन फंक्शनल फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं प्यार से, जीन्स। पहनने वाली जीन्स नहीं, GENES, जीन्स। तो क्या आपको पूरा अब समझ में आया सिस्टम कि आपके पास था क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या था, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर सैप यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ ऐसे थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऐसी बस पड़े हुए आपको नजर आ रहे थे। इन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। ये कब दिखते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस समय ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये बेसिकली कंडेंस होकर के एक क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये एक क्रोमेटिड है और ये उसकी बहन क्रोमेटिड है यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्या बन गया, एक क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम की अगर एक टांग को हम खींच दें, एक क्रोमेटिड को अगर हम खींच दें तो हमको क्या मिलेगा, फिर से क्रोमेटिन फाइबर मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो अगर हम क्रोमोसोम को पकड़ करके खींचते हैं तो हमको क्रोमेटिन फाइबर ही मिलेगा। इस क्रोमेटिन फाइबर को भी अब हम बाज नहीं आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस क्रोमेटिन फाइबर को भी और खींच रहे हैं। तो जब हम खींचते हैं तो हमको पता चलता है कि यार एक जो क्रोमेटिन फाइबर है वो दो लंबी लंबी चेन्स से बना है, और दोनों चेन्स कैसी हैं, आपस में कुछ इस तरीके से ऐसे उलझी हुई हैं। एक चेन बनाती है एक हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरी चेन भी बनाती है दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डीएनए। डीएनए के ऊपर आप बोल सकते हो कि कुछ फंक्शनल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन फंक्शनल फ्रेगमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन्स। अब खास बात क्या है इन जीन्स की, जीन्स को हम बेसिकली हेरिडिटरी यूनिट्स बोलते हैं। कैसे, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मम्मी की हाइट छोटी है, पापा की हाइट लंबी है, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ उसकी हाइट कैसी हो गई, लंबी हो गई। तो भाई हाइट तो होगी बच्चे के पास, ऑब्वियस सी बात है। तो हाइट कैसी होनी है ये कौन डिसाइड करता है, क्या हम जो चाहते हैं
जो माँ बाप चाहते हैं, क्या चाहने भर से बच्चे के पास वो वाला कैरेक्टर आ जाता है कि माँ ने चाहा कि मेरी हाइट छोटी है तो पापा की हाइट पे जाना बच्चा चला जाए, तो इसीलिए बच्चे की हाइट किस पे चली गई, पापा पे चली गई। क्या ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं, माँ बाप जो चाहते हैं, वही कैरेक्टर्स जो है ना बच्चों के पास चले आते हैं? ऐसा नहीं होता। तो बच्चे के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं, किसने डिसाइड किया है? तो उनके जीन्स ने डिसाइड किया है। ये जीन्स ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि बच्चे के अंदर ये कैरेक्टर आया तो ये कैरेक्टर कैसा होगा। कि अगर बच्चे के अंदर हाइट का कैरेक्टर आया है तो ये कैरेक्टर कैसा होगा, लंबा या छोटा? तो जीन्स ने डिसाइड किया कि नहीं लंबा होगा, तो इसलिए बच्चे की हाइट क्या हो गई, लंबी हो गई। एक और एग्जांपल ले लो कि मम्मी की आंखों का कलर है नीला, पापा की आंखों का कलर है ब्लैक। जो बच्चा हुआ उसकी आंखों का कलर हो गया नीला। अब क्या माँ ने प्रार्थना करी थी भगवान से कि हे भगवान मेरे बच्चे की आंखों का कलर नीला कर देना, तो इसीलिए कलर नीला हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीज कौन डिसाइड करते हैं, जीन्स डिसाइड करते हैं। भाई माँ की आंखों का जो कलर है नीला, ये नीला आप बोल सकते हो कि आई कलर कहां था, उनके जीन्स में था। आई बात समझ में? अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो ब्लू आई कलर ये कहां था, मम्मी की जीन्स में था। और ब्लैक आई कलर कहां था, तो आप बोल सकते हो कि ये मदर लिख देती हूं यहां पे मैं, फादर की जीन्स में था। कि अगर माँ ने मनाया कि भाई मेरी हाइट छोटी है, पापा की हाइट बड़ी है, तो बच्चे की हाइट पापा पे चली जाए। मेरी आंखों का कलर नीला है और पापा की आंखों का कलर ब्लैक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी बच्चा हो उसका जो आई कलर है वो कैसा हो, नीला हो। तो बस चाहने भर से प्रार्थना कर देने से ये बात साबित नहीं हो जाएगी, ये बात सही नहीं हो जाएगी। वो जीन्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि भाई बच्चों में जो भी कैरेक्टर आया है उस कैरेक्टर का नेचर क्या होना चाहिए। कि भाई बच्चे की हाइट का कैरेक्टर आया तो वो कैसी होनी चाहिए, ये डिसाइड करी जीन्स ने। बात कैसे, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी किसका, आई कलर का, है ना। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के अंदर माँ बाप के ये दोनों ही जीन्स गए। ऐसा नहीं होता कि अगर माँ की आंखों का कलर नीला है तो बच्चे का भी नीला हो रहा है, इसका मतलब केवल माँ के जीन्स गए होंगे। अरे नहीं, दोनों जीन्स जाते हैं। ब्लैक कलर की जो आई है उसका जीन्स भी और ब्लू आई कलर का जीन्स भी गया है बच्चे के अंदर। माँ बाप दोनों के ही जीन्स जाते हैं, लेकिन आगे जाकर के बच्चे के अंदर जाकर के डिसाइड होता है फिर ये कि कौन सा जीन डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब क्या, वो वाला जीन जो कि अपनी अपनी चला सकता है। एक होता है रेसेसिव और एक होता है डोमिनेंट। क्लास में जो सबसे मोटा तरोताजा तगड़ा बच्चा होता है चलती उसी की है। एक कमजोर सा सिकुड़ा सा बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा क्यों ना हो, कितना भी नेचर में अच्छा क्यों ना हो, चलती उसकी नहीं है। जो अच्छा मोटा तगड़ा बच्चा होता है चलती उसकी, क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट होता है। सिमिलरली माँ बाप से निकल करके जीन्स दोनों गए हैं बच्चे के अंदर, लेकिन वो जीन जो कि डोमिनेंट होगा वो अपने आप को जाकर के एक्सप्रेस कर देगा, और जो रेसेसिव होगा उसको वो बोलेगा चल तू पीछे, तुम नीचे ही रहो, तुम छुपे रहो। तो हुआ क्या, बच्चे की आंखों का कलर हो गया नीला। क्यों, क्योंकि वो जो आप बोल सकते हो कि जो जीन था ब्लू कलर की आई का वो डोमिनेंट था, उसने अंदर जाकर के बच्चे के अंदर जाकर के अपनी चला ली कि देखो मैं हूं और मैं अपनी चलाऊंगा। और ब्लैक कलर की आंख का जो जीन है वो बेचारा दब करके रह गया, छुप करके रह गया। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जीन्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी यूनिट्स। ये वो जीन्स ही होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, और इन जीन्स की ही वजह से जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को रिजेंबल करते हैं। अगर ये जीन्स नहीं होते तो कभी भी कोई किसी बच्चे को नहीं बोल सकता ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मा पे गया है। क्यों, क्योंकि बच्चे के पास अलग ही अपने फीचर्स होते। माँ बाप अपने बच्चे को खुद नहीं पहचान पाते कि हमारा बच्चा है किसी और का बच्चा है। क्यों, क्योंकि आप बोल सकते हो कि फीचर्स एकदम अलग अलग होते। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इसीलिए इन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी यूनिट्स, क्योंकि ये जीन्स ही होते हैं जो कि माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और ऑफस्प्रिंग में जाकर के
बच्चे में आप बोल सकते हो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर, बेसिकली आप बोल सकते हो कि बच्चे में जाकर के वो जो कैरेक्टर हैं उसको डिसाइड करने वाले हैं कि अगर बच्चे की हाइट है तो कैसी होगी, छोटी या बड़ी, वो डिसाइड करेंगे। आई कलर सबका होता है, तो आई कलर कैसा होना चाहिए वो जीन से डिसाइड करेंगे। आ रही है बात समझ में? कुछ इस तरीके से। तो इसीलिए अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि क्यों न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। भाई न्यूक्लियस में बहुत ही भारी चीज प्रेजेंट होती है, जीन्स। ये जीन्स ही क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। बच्चा माँ बाप पे पढ़ने वाला है, कैसा पढ़ने वाला है, ये जीन से डिसाइड करते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो ह्यूमन बींग्स की बात करती हूं मैं, दूर नहीं जाएंगे, अपनी बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स में आप बोल सकते हो कि हर एक सेल में, न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीट, ह्यूमन बींग्स में उनके हर एक सेल में, जैसे कि बहुत सारे सेल्स हैं, कोई भी एक सेल निकालो, उस एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में तो मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं। अगर मैं बात करूं मेल्स की, और यहाँ पे हम फीमेल्स भी लिख देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ना मुझे फीमेल्स नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए फीमेल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे मेल्स नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए मेल, क्योंकि यहाँ पे हम एक ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ह्यूमन फीमेल है और एक है ह्यूमन मेल, ठीक है। अगर हम बात करें एक ह्यूमन मेल बॉडी की, तो एक ह्यूमन मेल बॉडी में से आप कोई भी एक सेल निकाल लो, तो उस सेल में आपको पता है कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे? 46 क्रोमोसोम्स। आप ह्यूमन मेल बॉडी में से कोई भी एक सेल निकालो, तो उस सेल में आपको, उस सेल के न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे 46 क्रोमोसोम्स, या आप इनको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हो। सिमिलरली ह्यूमन फीमेल बॉडी में से आप कोई भी एक सेल पकड़ करके ले आओ, उस सेल में, उस सेल के न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे 46 क्रोमोसोम्स, और यू कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आई बात समझ में? चलिए, अब 23 पेयर्स जो आए हैं, इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो वो कौन से क्रोमोसोम्स के होते हैं? ऑटोसोम्स। आई रिपीट, लिख देती हूं यहां पे मैं कि 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं वो कौन से क्रोमोसोम्स के होते हैं? उनको हम बेसिकली बोलते हैं ऑटोसोम्स। इसमें भी और इसमें भी, ह्यूमन मेल में भी और ह्यूमन फीमेल में भी। इनसे हमें मतलब नहीं है ऑटोसोम से, हमें मतलब है किससे? 23rd पेयर से, क्योंकि जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, वो बना होता है सेक्स क्रोमोसोम से। किससे बनता है? सेक्स क्रोमोसोम से, जिससे हमें मतलब है। अच्छी तरीके से ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि चाहे वो ह्यूमन फीमेल हो या वो ह्यूमन मेल हो, इनकी बॉडीज से, रिस्पेक्टिव बॉडीज से अगर आप एक एक सेल उठा करके लेके आओगे, तो हर एक सेल के न्यूक्लियस में आपको 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। 46 में से, या बोल सकते हो कि 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं वो किसके होते हैं? बेसिकली ऑटोसोम्स के होते हैं। एक टाइप है क्रोमोसोम्स का। लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो किसका होता है? बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स का। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन मेल की, तो ह्यूमन मेल में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक होता है एक्स, एक होता है एक्स, और दूसरा होता है वाई। तो ये दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? मिल करके बना देते हैं क्या? 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल्स की, तो ह्यूमन फीमेल्स में आप बोल सकते हो कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो एक ही टाइप के होते हैं। कौन से? एक्स एंड एक्स।
एक्स एंड एक्स, यानी कि ह्यूमन फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं, एक्स एंड एक्स। ये दोनों ही मिलके क्या कर देते हैं, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बना देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेल्स में दो सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, एंड ह्यूमन फीमेल्स में एक ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड एक्स। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है ये किसकी है, ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल की है। ठीक है, अब हम सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट से फीटस कैसे बनता है, ह्यूमन फीटस कैसे बनता है। तो देखो सीधी सी बात है, मेल की बॉडी से निकलता है क्या, स्पर्म। क्या निकलता है, बेसिकली स्पर्म। ठीक है ना, और फीमेल की बॉडी से क्या आता है, ओवम, या आप इसको एग भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्म मेल गैमीट, और ओवम या एग क्या हो जाएगा, बेसिकली फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसी फर्टिलाइजेशन से बनता है क्या, जाइगोट। जाइगोट फिर डेवलप होता है किसमें, ह्यूमन फीटस में, और फिर ह्यूमन फीटस से आप बोल सकते हो कि फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद में एक ह्यूमन बेबी आ जाता है, गर्ल और बॉय कुछ भी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि स्पर्म क्या हुआ, मेल गैमीट हुआ, ओवम या एग क्या हुआ, फीमेल गैमीट हुआ। अब ये जो गैमीट्स आपके पास आए हो, ईदर मेल और फीमेल, इन दोनों ही गैमीट्स में आप बोल सकते हो कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो हाफ होता है। अगर हम एक नॉर्मल बॉडी के सेल की बात करें, ह्यूमन बॉडी के सेल की बात करें, तो बॉडी सेल में आप बोल सकते हो कि हर एक सेल के न्यूक्लियस में आपको 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक स्पर्म या एक ओवम की, एक मेल या एक फीमेल गैमेट की, तो इन दोनों में ही आपको क्रोमोसोम्स का नंबर आधा आधा मिलेगा। यानी कि स्पर्म में होते हैं 20, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 46 है ना, तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। भाई 46 का आधा कितना होता है, 23 ना होता है। तो स्पर्म में मिलेंगे आपको 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सिमिलरली जो ओवम है उसमें भी आपको मिलने वाला है क्या, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें भी आधा और इसमें भी आधा। तभी तो जब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट में स्पर्म के भी 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और ओवम के भी 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। तो जो जाइगोट बनता है, जो एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में आप बोल सकते हो कि अल्टीमेटली 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। 23 कहां से आए हैं, स्पर्म से, और बाकी के 23 कहां से आए हैं, ओवम से। स्पर्म कहां से आया है, फादर की बॉडी से, और ओवम कहां से आया है, मदर की बॉडी से। तो मदर की बॉडी से आप बोल सकते हो कि गए कितने, 23 क्रोमोसोम्स, फादर की बॉडी से गए 23 क्रोमोसोम्स। तो जो जाइगोट बना उसमें कितने हो गए, फिर 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब यही जाइगोट क्या करेगा, बेसिकली डिवाइड करने वाला है। ये जाइगोट ही क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करते 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 नए नए सेल्स बनाएगा। और जितने भी ये सेल्स बनाएगा उन सभी सेल्स के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अगर स्पर्म्स एंड ओवम्स में क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता, भाई स्पर्म एंड ओवम जो हैं ये भी तो किसी ना, ये जो गैमीट्स हैं ये भी तो किसी ना किसी सेल से बने होंगे ना। जिन सेल्स से आप बोल सकते हो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं, जर्म सेल। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, उन्हें हम बोलते हैं जर्म सेल। ठीक है ना, तो जर्म सेल्स आप बोल सकते हो कि फीमेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और मेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि भाई दोनों में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है ना। तो गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए सेल्स का होना तो इंपॉर्टेंट है। तो मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में दोनों में ही जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन जर्म सेल्स की अगर हम बात करें तो इन सभी सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 ही होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि आप ह्यूमन बॉडी या मतलब मेल और फीमेल में से कोई भी एक रैंडम सेल निकाल लो, उस सेल के न्यूक्लियस में आपको 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे। तो जर्म सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं इन ईच सेल। लेकिन जब ये जर्म सेल्स क्या करते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं, ओवम को बनाते हैं रिस्पेक्टिव बॉडीज में, तो इन गैमीट्स में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। स्पर्म में 23 और ओवम में भी 23। तो जब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट में स्पर्म के भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और ओवम के भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो जाइगोट बना है उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, 46 क्रोमोसोम्स आ चुके हैं।
और यही 46 क्रोमोसोम्स वाला जो जाइगोट है ये फर्दर डिवाइड करता है, नए नए सेल्स बनाता है। जितने भी सेल्स बनाएगा उनके जितने भी न्यूक्लियस होंगे उन सभी न्यूक्लियस में आप बोल सकते हो कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ रीजंस की वजह से क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बढ़ जाता है कि 46 के से आप बोल सकते हो कि ज़्यादा हो गए, कितने 47 या 48, तो एक एक अंग आप देखते हो कि बाहर मतलब एक्स्ट्रा हो जाते हैं, किसी की उंगली एक्स्ट्रा हो गई है ना, कुछ कुछ ऐसे डिफेक्ट सामने आ जाते हैं कि एक मुंह और हो गया ज़्यादा है ना, आप बोल सकते हो कि आँख जो है ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन चुकी है, कुछ इस तरीके से। लेकिन वो डिफेक्ट को अगर हम अभी जाने दें तो 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं किसमें, जाइगोट में। एक्स्ट्रा वालों की अभी हम बात नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से पूरी कहानी चलती है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर जो भी बच्चा हुआ, जो भी ह्यूमन बेबी पैदा हुआ है, उसके सेक्स की, उसके जेंडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो मदर की होती है, फीमेल की होती है, या वो फादर की होती है? ऑब्वियस सी बात है, फादर की। क्यों? वो इसलिए क्योंकि फादर की बॉडी से, देखो ये बात तो सही है कि जो भी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी जाइगोट बन रहा है, उस जाइगोट में आधे क्रोमोसोम्स आते हैं स्पर्म से और बाकी के आधे आते हैं ओवम से। ये बात तो सही है ना, आधे क्रोमोसोम्स आ रहे हैं फादर की बॉडी से और आधे बचे हुए आधे आ रहे हैं मदर की बॉडी से। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स में से जो 22, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 23 में से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एक, या बोल सकते हो कि जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है एक सेक्स क्रोमोसोम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन मेल की बॉडी में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है X और दूसरा होता है Y। हुआ? मैंने आपको ये बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो भी जर्म सेल्स थे उनने सपोज एक स्पर्म बना दिया। अब उस स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स आ गए हैं। कैसे आए हैं? तो 23 में से 22 होते हैं ऑटोसोम्स, लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो क्या होने वाला है? एक सेक्स क्रोमोसोम होने वाला है। भैया आप खुद ही बताओ, जो स्पर्म बन रहा है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमने बोला कि ह्यूमन मेल की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 में से अगर आप अभी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स को हटा दो तो कितना हो जाएगा नंबर? 44। अरे भाई 46 क्रोमोसोम्स मतलब क्या? 23 पेयर्स, ठीक है। 44 में से अगर आप ये दोनों, 46 में से अगर आप अभी ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स को हटा दो तो ऑटोसोम्स कितने रहेंगे? 46 - 2 44। तो ऑटोसोम्स का नंबर कितना होता है? 44। 44 का मतलब क्या हुआ? कितने पेयर्स? तो 22 पेयर्स, है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 22 पेयर्स किसके बनते हैं? ऑटोसोम्स के। 22 का मतलब क्या है? 44। 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। बाकी के जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब स्पर्म बन रहा है तो उस स्पर्म में बेसिकली क्या होने वाला है? ऑटोसोम्स का नंबर आधा हो जाएगा। एक नॉर्मल सेल में ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 44। लेकिन जब स्पर्म बनेगा तो उसमें ऑटोसोम्स कितने हो जाएंगे? 44 का आधा 22। तो स्पर्म में आप बोल सकते हो कि 22 कितने हो जाते हैं? ऑटोसोम्स हो जाते हैं। अगर ऑटोसोम्स आधे हुए हैं स्पर्म को बनने के टाइम पे तो सेक्स क्रोमोसोम्स भी तो आधे होंगे ना। कितने हैं सेक्स क्रोमोसोम्स? 2 है ना। तो जब स्पर्म बनने की बारी आएगी तो 2 का आधा कितना होगा? 1। यानी कि इन 2 क्रोमोसोम्स में से कोई एक ही सेक्स क्रोमोसोम कहां जाने वाला है? स्पर्म में जाने वाला है और 23rd क्रोमोसोम बनाएगा। अब मुद्दा यह है कि मैम कौन सा सेक्स क्रोमोसोम जाएगा? X जाएगा, Y जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ह्यूमन मेल्स के पास तो 2 उसके ऑप्शंस होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के, या तो X या Y। तो होता यह है कि जितने भी सेल्स बने हो, स्पर्म्स जितने भी बने हो, उन सभी स्पर्म्स में से आधे स्पर्म्स में जाता है X क्रोमोसोम और रिमेनिंग हाफ स्पर्म्स में जाएगा कितना? Y क्रोमोसोम। आई बात समझ में? तो जब स्पर्म बनता है तो ऑटोसोम्स का नंबर होता है आधा। नॉर्मल ह्यूमन सेल में ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो स्पर्म में कितने हो जाएंगे? 44 का आधा 22। सिमिलरली सेक्स क्रोमोसोम्स भी कितने हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं।
नॉर्मल सेल में कितने होते हैं? 2, तो स्पर्म में कितना आएगा? 1। कौन सा एक आएगा? या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। ऐसा नहीं होता कि एक स्पर्म में जो ना दोनों ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जितने भी स्पर्म्स बन रहे हैं ह्यूमन मेल में, आधों में आएगा एक्स क्रोमोसोम और मतलब सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी हाफ में आएगा क्या? वाई क्रोमोसोम। तो सपोज यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक जगह ही तो नहीं है, यहाँ पे सपोज कि जो स्पर्म बना है, उस स्पर्म में आप बोल सकते हो कि, ये तो दोनों ही ले लिए मैंने, यहाँ पे जो हमारे पास स्पर्म बना है, उस स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम है? कौन सा वाला सेक्स क्रोमोसोम? एक्स वाला है, ठीक है। स्पर्म का शेप भी बना देते हैं प्रॉपर, तो समझ में आएगा। तो जो स्पर्म आया मेल की बॉडी से, उसमें कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम है। अब जरा हम बात करते हैं किसकी? फीमेल बॉडी की। तो फीमेल बॉडी में सिमिलरली जब एक ओवम बनता है, ओवम कैसे बन रहा है? जर्म सेल से बन रहा है। तो जर्म सेल्स में अगर देखा जाए तो वो तो नॉर्मल बॉडी सेल्स है ना, तो उनमें कितने नंबर ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? अगेन 44। भाई जो सिस्टम मेल में होता है वही फीमेल में भी होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेल की बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल में, इसका मतलब क्या कि फीमेल बॉडी में भी हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। 46 में से अगर आप इन दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स को हटा लो, 46 में से इन दोनों को अगर हटा लो तो कितने हो जाएंगे? 44। 44 मतलब क्या? 22 पेयर। तो 22 पेयर किसके होते हैं? बेसिकली ऑटोसोम्स के होते हैं, जिससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें बस इतना समझ में आया है कि जब जर्म सेल से एक ओवम बनेगा, तो ओवम को बनाने के लिए जो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं वो भी क्या होंगे? डिवाइड होंगे, आधे हो जाएंगे। ऑटोसोम्स कितने हैं? तो आपने बोला कि मैम 44 हैं। एक नॉर्मल बॉडी सेल में ऑटोसोम्स कितने हैं? 44 हैं। तो जब ओवम बनेगा तो आधे हो जाएंगे। आधे कितने? 22। तो 22 क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। अब बारी आती है 23rd क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोम की, जो कि क्या होने वाला है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ह्यूमन फीमेल्स के पास ऑप्शन नहीं होता है, उनके पास जो दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स। तो जो भी ओवम बनेगा उस ओवम में एक्स क्रोमोसोम ही आएगा और दूसरा वाला भी एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। इसका मतलब क्या कि जो भी ओवम बनता है उस ओवम के पास कभी कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। उस ओवम में आप बोल सकते हो कि सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे हमेशा एक्स ही आएगा। ये स्पर्म्स में आप बोल सकते हो कि ऑप्शंस होते हैं कि जो भी स्पर्म आ रहा है उसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। अब सपोज क्या हुआ कि जो स्पर्म आया उसमें एक्स क्रोमोसोम था और ओवम में तो क्या? एक्स ही था। तो जब स्पर्म एंड ओवम का आप बोल सकते हो कि फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बना, उस जायगोट में हुआ क्या कि न्यूक्लियस के अंदर स्पर्म में जो भी 22 आप बोल सकते हो कि ऑटोसोम्स थे और जो ओवम में 22 ऑटोसोम्स थे, उनके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ? 44 आप बोल सकते हो कि ऑटोसोम्स तो बन गए। कहाँ? जायगोट के न्यूक्लियस में। इसके अलावा स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम भी था, सेक्स क्रोमोसोम। सिमिलरली ओवम में भी आप बोल सकते हो कि एक्स क्रोमोसोम था। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हुआ क्या? आप बोल सकते हो कि सेक्स क्रोमोसोम्स का एक पेयर और बन गया। यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 44 ये, 45, 46। तो देखो 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे अपने हो चुके हैं कंप्लीट जायगोट के न्यूक्लियस में। अब जब ये जायगोट फर्दर और डिवाइड करेगा तो नए नए सेल्स बनाएगा। नए नए सेल्स जब बनेंगे तो उसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आएंगे तो, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम पे कौन होंगे? दोनों एक्स एंड एक्स। और ऐसा कौन है जिसकी बॉडी के सेल के न्यूक्लियस में दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? एक्स एंड एक्स टाइप के। फीमेल। इसका मतलब क्या कि ये जो जायगोट होगा ये एक फीमेल फीटस में डेवलप होने वाला है, क्योंकि इस जायगोट के न्यूक्लियस में जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स आए हैं वो दोनों ही कैसे हैं? एक्स और एक्स टाइप के हैं। तो ये जो जायगोट होगा ये ह्यूमन फीमेल में फीमेल फीटस में डेवलप होगा और फिर अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि एक बेबी गर्ल बन करके रेडी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर इस स्पर्म में सपोज एक दूसरा स्पर्म आता और उसमें क्या होता? वाई क्रोमोसोम होता, तो ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो ओवम के साथ जब फ्यूज होता तो अगेन जायगोट बनता,
और इस बार जाइगोट के न्यूक्लियस में जो सेक्स क्रोमोसोम्स आते हैं वो अलग अलग टाइप के आते हैं, एक होता एक्स और एक होता वाई। तो जब ये जाइगोट डिवाइड करता और नए नए सेल्स बनाता, नए नए सेल के न्यूक्लियस बनाता, न्यूक्लियस में भी आप बोल सकते हो कि एक्स एंड वाई टाइप के क्रोमोसोम्स आते, तो फिर अब ये जाइगोट किस में डेवलप होता? मेल में। क्यों? क्योंकि मेल्स के पास ही ये ऑप्शन होता है कि उनके सेल्स में दोनों ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो जाइगोट बना है उसके न्यूक्लियस में भी एक्स एंड वाई दोनों टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। इसका मतलब क्या कि अब जो जाइगोट होगा वो डेवलप होने वाला है एक मेल फीटस में। आई बात समझ में? तो एक बेबी बॉय बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि बच्चे के जेंडर में किसके लिए, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर और मदर? तो आप बोलोगे डेफिनेटली फादर। क्यों? क्योंकि मां के पास तो ये ऑप्शन होता ही नहीं है कि वो अपने एग्स में एक्स क्रोमोसोम के अलावा कोई दूसरा सेक्स क्रोमोसोम डाले, क्योंकि हमेशा एक्स ही एक्स जाने हैं। मेल्स के पास ये ऑप्शन होता है कि उनके बॉडी से बनने वाले आधे स्पर्म्स में होता है एक्स क्रोमोसोम और बाकी आधों में होता है वाई क्रोमोसोम। अब कौन सा स्पर्म ओवम को जाकर के फ्यूज कर रहा है ये किसी को पता नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये पूरा मैंने आपको ये सिस्टम समझा दिया है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि क्यों न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई न्यूक्लियस के अंदर भरे रहते हैं क्या? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आया। क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। डीएनए में आप बोल सकते हो कि फंक्शनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन्स, और ये जीन्स ही बेसिकली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट अभी क्या बोला गया है, 2 और मोर थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम्स अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो बेसिकली क्या करता है, कंडेंस करता है, जिसके कारण 2 या 2 से ज्यादा थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम्स जो है वो अपीयर होते हैं। इसके अलावा दीज आर मेड अप ऑफ, जो क्रोमोसोम्स है वो किसके बने होते हैं, डीएनए के और प्रोटीन्स के बने होते हैं। द डीएनए पोजेसेस ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड डिवाइड प्रॉपर्ली। डीएनए के पास वो सभी इंफॉर्मेशन होती है काय के लिए, सेल के ग्रोथ के लिए, उसके फंक्शन के लिए और उसके डिवीजन के लिए। द स्पेसिफिक सेगमेंट्स जो होते हैं डीएनए पे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीन्स, और ये जीन्स क्या कहलाती हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स। यही जीन्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से निकल करके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और बच्चे में जाकर के जो उसके फीचर्स हैं, उसका जो कैरेक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि अगर बच्चे के पास ये फीचर आया है तो उसका कैरेक्टर क्या होगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, जनरली 1 और मोर राउंडेड बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस, आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी कि न्यूक्लियस के फ्लूइड पार्ट में एक या एक से ज्यादा राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट होती है। अगर एक है तो उसको आप बोलोगे न्यूक्लियोलस, अगर एक से ज्यादा है तो उसको आप बोलोगे क्या, न्यूक्लियोलाई। ये प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियोलस क्या होता है, डेंस डार्क स्टेनिंग ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है विदाउट अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज रिच इन आरएनएज एंड प्रोटीन्स। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, एनवेलप है, ये पूरा क्या है, उसका क्रोमैटिन मटेरियल है ना, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है। इसके अलावा ये पूरा क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में आपको ये डार्क ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली न्यूक्लियोलस। बेसिकली रिच होता है आरएनए में और प्रोटीन्स में, इतना आप याद कर लेना। बाकी डार्क डेंस स्टेनिंग ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिच होते हैं आरएनएज में एंड प्रोटीन्स में। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की। So it is a network of fine crisscrossing protein containing fibrils which are joined to the nuclear envelope by their ends. These maintain the shape of nucleus. तो बेसिकली न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ फाइन आप बोल सकते हो कि प्रोटीन कंटेन करने वाले फाइब्रिल्स होते हैं जो कि ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़े रहते हैं अपने एंड्स के थ्रू। और ये इनका काम क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करना। सो आई रिपीट, न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है, तो प्रोटीन को कैरी करने वाले, प्रोटीन कंटेनिंग
फाइन फिलामेंट्स होते हैं जो कि क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में ही, जो कि अपने एंड्स से न्यूक्लियर एनवलप से जुड़े होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के बेसिकली जो उनका शेप है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छा अब फंक्शंस की बारी आती है कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं। द न्यूक्लियस परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हेडमास्टर बोला गया है। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये सेल की ग्रोथ लेकर के आता है, कैसे, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं, वो वाले प्रोटीन्स जो कि सेल के स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं, तो उन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है उसको जो है ना डायरेक्ट करता है। मतलब न्यूक्लियस ही बताता है कि सुनो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाओ जो कि क्या करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को बनाएंगे और सेल की ग्रोथ होगी। इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है कौन, न्यूक्लियस। राइबोसोम्स को बेसिकली हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि ये सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं कौन, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को भी बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है। इट रेगुलेट्स सेल साइकिल। फिर क्या है, इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स एंड इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए किसके, न्यूक्लियस के। फिर इसके बाद में क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और विजिबल कब होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो हमें क्रोमैटिन मटेरियल दिखाई देता है, जब सेल डिवीजन की स्टेज में पहुंचता है तब मटेरियल कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। दीज कंटेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो बेसिकली जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ईच क्रोमोसोम बना होता है दो कंपोनेंट से, डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए आप बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रोमोसोम का। इन यूकैरियोट्स क्रोमोसोम्स कैन ओनली बी सीन ड्यूरिंग सेल डिविजन। ठीक है, दे लुक लाइक रॉड्स ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल्स डिविजन। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम सेल डिवीजन को समझेंगे। तो अभी के लिए इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, माइटोसिस समझेंगे, मियोसिस समझेंगे, तब मैं आपको वहां पे ये चीज समझाऊंगी। ईच क्रोमोसोम में हम बोलते हैं कि दो आर्म्स होती हैं, क्रोमैटिड है ना, विच लाई साइड बाय साइड अलॉन्ग देयर लेंथ। तो आप देख सकते हो कि एक टिपिकल क्रोमोसोम ऐसा मिलता है। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम आप बोल सकते हो कि ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, और बीच में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही क्रोमैटिड्स क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर क्या है, वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जिसमें मतलब आप बोल सकते हो कि जिसपे कि दोनों क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद में जो दो क्रोमैटिड्स होती हैं आर अटैच्ड टू अ पॉइंट कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। तो बेसिकली जो डिटेल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो आप हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ते हो। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो आई होप न्यूक्लियस के बारे में आज जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो सबको समझ में आई होंगी। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके हम सेल के एक और कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, या हुआ तो सेल ऑर्गेनल्स हम स्टार्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। तो तब तक आप क्या करोगे, विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे, गूगल पे जाकर के टाइप करिए magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे NTSC का ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखाई देगा। जैसे ही आप NTSC, बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि NTSC के वीडियोस आप कैसे एक्सेस कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जैसे ही आप NTSC के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने NTSC के सभी सब्जेक्ट्स खुल करके आ जाएंगे। अब सपोज हमें देखना है केमिस्ट्री, तो हम NTSC केमिस्ट्री पे जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, आपके सामने खुल जाएगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। इसमें सबसे पहला लेक्चर आपको मिलेगा सिलेबस ओवरव्यू का। जैसा कि आपको पता है कि NTSC स्टेज 1 एग्जाम के लिए साइंस सब्जेक्ट में अलग अलग सेक्शंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी इस पर्टिकुलर
लेक्चर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो। इसके बाद में अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना, मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है ना, फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उसका अगर आपको पहला लेक्चर देखना तो आप कैसे देखोगे, नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते जाइएगा और नेक्स्ट वीडियोस देखते जाइएगा। तो कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। काफ़ी कन्वीनियंट होता है यहाँ पे वीडियोस को देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।